सुप्रभात के शुभ शब्दों के साथ मैं राजेश तिवारी दूरदर्शन के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स कैफे। दिस इज अ मॉर्निंग प्रोग्राम, सो व्हाइल यू एंजॉय योर ब्रेकफास्ट वी ब्रिंग यू न्यूज़ कंसर्निंग स्पोर्ट्स as they happen in India and around the globe. We start with the headlines. Curly Jadav Tons set up 351-run chase, clinch thrilling win for India. Pakistan beat Australia by 6 wicket, end 12-year win drought in Australia. 1 gold, 4 silvers. Indian women boxers shines at Nations Cup. Delhi Sultans beat UP Dangal in inconsequential tie. तो इस तरह से जैसा कि आप जानते हैं इस सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक्सपर्ट। आज के जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही सम्माननीय, वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोलिफिक whose writing prowess is known all over India and also in the globe, Chandrasekhar Luthra. Chandrasekhar, how are you today? I'm good. Enjoyed the cricket last night and probably one of the prolific wins that we have witnessed in recent times. Probably a new era under Virat Kohli. I'm very happy for him. Top of the morning to you. Yeah. So as we talk about cricket, obviously India has done exceeding. Look at the headlines. Kohli cracker. Indeed it was. This is on Mail today. Then Times of India is writing about Kohli Kedar Tango floors England. Kedar Jadhav doing exceedingly well. Then Hindustan Times has put up torn up Kohli, Jadhav steal England's thunder in Pune. And the Indian Express is saying in Kohli's era, no targets is high. That's absolutely correct. दैनिक जागरण कह रहा है कोहली संग केदार बने खेवनहार। विराट केदार ने ऐतिहासिक जीत दिलाई हिंदुस्तान में आज इसका विवरण है। जादव के जज्बे से विराट ने जीत हासिल की, अमर उजाला कह रहा है। जज्बा निश्चित रूप से बहुत अच्छा था। दैनिक भास्कर में आज विवरण है 8 साल बाद भारत ने जीता साल का पहला वनडे, दूसरी सबसे बड़ी जीत। तो एज वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ऑब्वियसली, सो चंद्रशेखर आपकी क्या राय है कल जिस ढंग से भारत ने खेला, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा स्कोर किया, 350 रन उन्होंने बनाए और भारत को जीत के लिए 351 रन की आवश्यकता थी, 4 विकेट गिर गए थे और कहना पड़ेगा उस समय मौसम बहुत ख़राब लग रहा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा नया दौर है, नया वक्त है जब विराट कोहली पहली बार कप्तान बने वनडे के। बहुत देर से बने, मेरा ये मानना था बहुत जल्दी, शायद 1 साल पहले बनना चाहिए था, लेकिन एनीवे देर आए दुरुस्त आए। विराट कोहली अपनी पारियों से सेटअप कर रहे हैं। अगर इनका 27वां शतक था तो आप देखिए 15 इन्होंने चेज़ करते हुए लगाए हैं। ये एक डिफरेंट तरह का कप्तान है। एग्रेसिव हम शुरू में बहुत बोल रहे थे, वो एग्रेशन अब थोड़ा नीचे है। वो एग्रेशन अब उनकी बैटिंग में दिख रहा है, उनकी फील्ड प्लेसमेंट में दिख रहा है। अगर आप देखें कि कल की 63 for 4, दैट मीन ऑलमोस्ट द मैच वाज ओवर। In fact, everybody was talking about whether the losing margin will be, somewhere around 200 or India could actually force somewhere, close to 250 or 300 probably, But that's the way Virat Kohli is. He has led the team. He enjoyed that cricket, while batting alongside the local guy, Kedar Yadav. I must say, Kedar Yadav is one of the most prolific batsmen that I have seen in last 5, 6, 7 years in the domestic cricket. But because of other things, which we are going to talk in a while, he was not given a chance. And now look at Karun Nair, you have given him a chance, he has scored 300 runs. Now there is Kedar Yadav, he has been scoring so prolific in one day. Why not Kedar Yadav also be included in test cricket? So while we always discuss that this is a new side, but Virat Kohli will have to ensure, इनको ये इंश्योर करना पड़ेगा मेरी कप्तानी में जो कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंकिंग में चलता है वो नहीं होने चाहिए। व्हाई डू वी नीड युवराज सिंह?
ऐसा कुछ डोमेस्टिक में नहीं किया, ऐसा कोई कमाल उन्होंने नहीं किया। हाँ, प्रॉबेबली आई वाज थिंकिंग कि अगर धोनी को नंबर 4 पे लाते तो शायद बेटर था। और एक नए प्लेयर को खिलाइए, मनदीप बाहर बैठे हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रोलिफिक रन स्कोरर हैं, उनको चांस दीजिए। हमने 10 साल सुरेश रैना पे ख़राब किया, उनको यंगस्टर बनाते रहे। अब हम फिर से युवराज को फिर से यंगस्टर्स बनाना चाहते हैं। हिज टाइम इज़ ओवर, ही इज़ ओवर। वो सबसे कमाल के प्लेयर थे, वो वनडे के बादशाह थे, लेकिन अब प्रॉबेबली उनकी बीमारी के बाद वो शायद डिज़र्व नहीं करते। चंद्रशेखर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दिस. What about the strategy? When you chase such a long total, England obviously started with a strategy and they succeeded. It looked like they succeeded because 350 was a tall order. And then India starting rather poorly and then subsequently managing it. So there must have been some kind of strategy at play. Well, you know, the strategy is simple. When the other team is scoring 350, that means there is nothing in the wicket. There is no monster. You just have to go there and stay for 50 overs. That's the simple cricket nowadays. And especially in the subcontinent, when you play on such tracks, you know, on the total docile tracks, you just have to go there, ensure that you keep ticking the scoreboard with 5 or 6 singles. If you do that, that's the kind of fitness right now. हमारे प्लेयर्स का अगर आप फिटनेस लेवल देखें, अगर T20 ने कोई फ़ायदा किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, वो है फिटनेस लेवल्स। आज हमारी फिटनेस लेवल प्रॉबेबली ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन सब के बराबर में है। लेकिन हमें क्या करना होता है, जैसे कल का मैच था, 4 विकेट गिरे, कोहली ने कुछ नहीं किया। कोहली ने अपने सिंपल शॉट्स खेलने शुरू किए। अगर आप देखें वी में शॉट्स खेले, और जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल खेले वो कम्प्लीटली जो लेग साइड के बाहर उनको फीड किया जा रहा था। उन्होंने कभी भी, अगर आप बॉडी पे आते हुए बॉल को नहीं मारा उन्होंने, तो उसको वी में खेलना शुरू किया। आपको कुछ नहीं करना था। आपको मालूम है उन्होंने 350 की, हम तो किंग हैं, हमारी विकेट्स है, हमारा मौसम है, हमारे 50,000 दर्शक बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल खेलना है। और केदार यादव की अगर कल की इनिंग्स को पूरा हम देखें तो मुझे लगता है कल की उनकी इनिंग्स बेटर देन कोहली थी। इन द सेंस अंडर प्रेशर वो थे होम क्राउड में, इन द सेंस जब इवन विराट कोहली भी आउट हुए तो उनको टीम को ले जाना था और उन्होंने वही किया। तो जहाँ तक भारतीय जीत का सवाल, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने, जैसा कि आप उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अखबार में लिखा, मेल टुडे इज राइटिंग टुडे, फाइनली पाकिस्तान एंडिंग अ ड्रॉट ऑफ 12 years, a magnificent win for Pakistan. Times of India is saying Pak end 12-year Australian jinx, which is indeed a true story happening in Australia. Amir Hafiz, Pakistan record first ODI win on Australia for 12 years. हफीज के दम पर जीता पाकिस्तान, दैनिक जागरण ने आज कहा। हफीज की कप्तानी पारिस से पाक ने जीत हासिल की, हिंदुस्तान टाइम्स में आज छपा है। ऑस्ट्रेलिया में 12 साल बाद पाकिस्तान जीता, अमर उजाला में आज छपा है। ऑस्ट्रेलिया से उसके घर में 12 साल बाद जीता पाकिस्तान, दैनिक भास्कर कह रहा है। तो चंद्रशेखर, India of course recording a historic victory. Similarly, Pakistan after 12 years, it's a long time indeed. This actually describes the entire cricketing problem of the subcontinent. We have destroyed Pakistani cricket. When we say we, it is BCCI. It is the Indian people who have refused to play against Pakistan for certain reasons, for all the different reasons. But I think this is a very important victory, because this is again a new side, except for one or two again which I was describing, like Yuvraj Singh. There is also Shoaib Malik. I don't know why they keep going back to him. There are regionalism, there are problems within the Pakistani selection board also. But I think this is again a new team with Mohammad Amir coming back. I think he has also showed yesterday with his bowling that there is so much of talent in Pakistan. It is only a matter of giving them a chance, giving them an exposure. And these 12 years,
Mind it, out of these 12 years, almost 8 or 9 years, because of the Pakistani, when the team was attacked in Pakistan, that Sri Lankan team, I think that's been the starting or the trigger point of where they were not given enough exposure outside. So I think it's enough time, it's high time when Pakistan should be called, they should be encouraged, they should be, you know, given a monetary help also by ICC. It's a time that we should be lifting their cricket. Otherwise, I think out of 6, 7, 8 teams, good teams, there are only 3 or 4 which are financially viable to play outside their countries. तो पाकिस्तान की जीत के बाद चलते हैं हमारे तीसरे स्पोर्टिंग सेगमेंट की तरफ। बॉक्सिंग में आप देख सकते हैं नीरजा ने सोना जीता। सर्बिया में चल रहा है नेशंस कप, जहां पर नीरजा ने सोना जीता। महिला मुक्केबाज नीरजा ने जीता स्वर्ण, 4 रजत भी भारत को मिले अमर उजाला में। तो जहां तक बॉक्सिंग का सवाल, निश्चित रूप से नीरजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बारे में आपकी टिप्पणी। देखिए, ये पूरी जो करंट क्रॉप है हमारी, ये सेकंड जनरेशन है हमारी। इनफैक्ट नॉट सेकंड जनरेशन, लेकिन कहते हैं ना कि जब मैरी कॉम और सरिता देवी, ये फर्स्ट हमारी जनरेशन थी। इनके ठीक इमीडिएट बाद नीरज हो, पूजा हो, ये सरजू बाला हो, ये सभी लोग पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई, हम बहुत इमोशनल है। सरजू बाला ऑफ कोर्स डिजर्व टू बी देयर इन रियो ओलंपिक्स, बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स शी कुड नॉट। Pooja deserved to be there, she could not. Then again, you know, Pinky Jhangra, which was not, you know, in this particular squad, she was there, but because of again their own problems, the trials were forced on this particular girl. So I think there are problems, but overall I think under a new regime, this is quite settled team right now. And also mind it, this is after a long time that Sandhu Saab, who is a prolific coach, उन्होंने अब इनकी बागडोर संभाल लिया। इस कारण लड़कियां सही हाथों में, लड़कियों को ठीक एक्सपोजर मिलेगा और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि संधू साहब से अच्छा अगर आप वर्ल्ड स्टेज पे भी जाएं, उनकी इतनी इज्जत है, उनकी जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग, जिस तरह से खेलते हैं अंदर रिंग में, जो उनका बोलना होता है वहाँ पर, वो बहुत मैटर करता है। ये बड़े बड़े मुक्केबाज, चाहे विजेंदर हो, अखिल हो, वो बता सकते हैं संधू साहब कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जहाँ तक महिला बॉक्सिंग का सवाल, भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आता है। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे दूसरे स्पोर्टिंग सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर बात हो रही है टेनिस की। सानिया रेडी टू फ्लॉन्ट हर एंसेम्बल एंड स्किल, दिस इज रिटन इन टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे। दैनिक जागरण भी कह रहा है कि रिकॉर्ड खिताब बचाने उतरेंगी सानिया। सेरेना की नज़र रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम पर, चोटिल नडाल ने भी कमर कसी। हिंदुस्तान में आज छपा है, सेरेना की खिताब पर नज़र है, अमर उजाला ने आज टिप्पणी की है। तो इस तरह से जहाँ तक टेनिस का सवाल, और ये सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पिछले 1 साल में बहुत सा पानी निकल चुका है इस पूरा टेनिस सर्किट से। अगर एंडी मरे और नोवाक जोकोविच को छोड़ दें, बाकी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। सेरेना वो सेरेना नहीं रही, बीटेबल है। बड़ा हैरानी की बात होती है जब पिछली बार इनको 1 या 2 फाइनल्स में हार का मुंह देखना पड़ा। उससे पहले सेरेना अगर फाइनल पहुंची, टूर्नामेंट उनका अनकंटेस्टेड जाता था। अब वक्त बदल गया, अब उनको खैर ये बिल्कुल एक बड़ी चाह है कि स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड तोड़े। अगर वो 26वां ये ग्रैंड स्लैम जीती, बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्या जीत पाएंगी? क्योंकि पिछले 2-3 टूर्नामेंट से ये लग रहा है कि शायद मुश्किल है। इंजरीज अपना काम कर गई हैं, जो स्ट्रेच वो किया करती थी, जो पावर थी उनकी, वो थोड़ी सी डिमिनिश सी लग रही है। रही बात एंडी मरे, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए 5 बार यहाँ पर फाइनल में हार चुके हैं वो, और 4 बार उनको नोवाक जोकोविच ने हराया। तो ये एक अच्छी राइवलरी है। और अभी जो पिछले दिनों जो जिस तरह से इन्होंने नोवाक को हराया था, तो उससे लग रहा था कि अब वो मेंटली भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं, जो शायद जिसके लिए उन्होंने मॉरिस्मो को अपना कोच बनाया था, वो मेंटल ट्रेनर ज़्यादा थी रादर देन फिजिकल कोच। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन रही बात सान्या की, सान्या और मार्टिना हिंगिस पिछले साल थी जब वो जीती थी, अब नई पार्टनर है, आज हिंगिस कहीं और है। तो ये जो चेंजेस है, वो चेंजेस अच्छे के लिए ही होते हैं, क्योंकि ये आपस में डिसाइड करते हैं कि जब अच्छा रिजल्ट नहीं है, हमें पार्टनर चेंज करना है। बहुत जल्दी डबल्स में ये डिसीजन लिया जाता है।
लेकिन अब लॉन्ग टर्म इनको करना होगा। नई पार्टनर अगर जीतते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2 टूर्नामेंट्स के लिए उसके बाद हो सकता है फिर चेंज हो, तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है उनके लिए ज़्यादा। तो जहाँ तक दर्शकों का सवाल, टेनिस पर उनकी निगाहें टिकी रहेंगी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू हो रहा है, इसके पश्चात हमारे इस एपिसोड में आप देख सकते हैं प्रो रेसलिंग के बारे में। सुल्तान बीट दंगल 4-3 इन PWL 2, मेल टुडे कह रहा है। Sultans endure PWL campaign with a win, Times of India is writing today. Delhi register win in inconsequential tie, Hindustan Times is saying that. प्रो कुश्ती लीग में साक्षी के सुल्तान्स को मिली सांत्वना जीत, दैनिक जागरण में आज छपा है। साक्षी मलिक ने दिल्ली सुल्तान्स का सम्मान बचाया, हिंदुस्तान समाचार में आज छपा है। अमर उजाला कह रहा है प्रो रेसलिंग में साक्षी के दम पर जीती दिल्ली सुल्तान की टीम। तो जैसा कुश्ती में आप देख रहे हैं, लगातार प्रो रेसलिंग में अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साक्षी मलिक कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। कमाल का प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप, खैर कल जिता दिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत पिक एंड चूज उनका रहा है। कई जगह बीच में उन्होंने करीब 2 बार रेसलिंग नहीं की, 2 मैचेस नहीं खेले। वो हमेशा से वो था जो उनके टफ ओपोनेंट थे। या तो 2 चीज़ें मैं इसको मानता हूँ, एक तो खैर बहुत बड़ी स्टार होंगे, कोई डाउट ही नहीं इसमें, बहुत से कमर्शियल करने पड़ रहे हैं जो एक प्लेयर की ज़िंदगी में बड़ा उठा पटक होती है जब उनको बहुत से कमर्शियल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। और तीसरी चीज़, कई बार इंजरीज़ को छुपाने के लिए भी प्लेयर्स, क्योंकि पूरी तरह फिट ना हो या पूरी तरह फिजिकली शायद तैयार ना हो उस चीज़ के लिए, इसलिए भी पिक एंड चूज़ करते हैं। तो उस लिहाज से साक्षी कल जीती, लेकिन ये टीम से पहले से ही बाहर थी ये टीम। दूसरी तरफ दूसरी टीम भी बाहर थी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि आप करें या ना करें। तो उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री नहीं, लेकिन साक्षी के लिए अच्छा है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल एज मिलता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, खेलों के साथ साथ स्वास्थ्य और आहार पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे मनुष्य के जीवन में जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल, उसका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और चलते हैं हमारे को होस्ट पूनम सिंह की तरफ, और उनके साथ हैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल, जो आहार और खान पान के विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा, आज हम पर्टिकुलरली स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टमक को कैसे हेल्दी रखा जा सके या स्टमक को फ्लैट कैसे किया जा सके। आजकल काफ़ी ट्रेंड है एब्स का, स्पेशली लड़कों में एब्स का एक बहुत ट्रेंड देखने में आया है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो स्टमक है वो 6 पैक एब्स हो, उसमें एकदम फ्लैट और अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए कई बार वो वाटर इनटेक और सॉल्ट इनटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। इसके आप साइड इफ़ेक्ट्स बताइए, और अगर ऑप्शन कोई और है तो कैसे हम लोग अपने स्टमक को फ्लैट कर सकते हैं, वो भी हमें ज़रा डिटेल में बताएं। वैसे जो आपने बताया कि सॉल्ट एंड वाटर इनटेक हमें कम करना होता है, आइडियली वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे अब हमें सिर्फ एब्स पे वर्कआउट करना है और हमें सिर्फ एब्स ही वो करने हैं, तो हम कुछ दिन के लिए अपना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक काफ़ी कम कर देते हैं। तो पर उससे काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है बॉडी में। एंड पर उसमें भी एक चीज़ है कि हमें ना पूरा दिन का वाटर इनटेक कम से कम मिनिमम आपको 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पे रखना ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए या हमें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वर्कआउट करना होता है। तो वो हम सेलिब्रिटीज़ में नॉर्मली वो होता है कि 10 दिन का शूट है और उसमें काम करना है, तो उनकी डाइट बिल्कुल रेगुलेटेड चलती है कि पूरे दिन में लिक्विड्स हैं तो वो कितने जाने हैं, क्योंकि वाटर हर चीज़ में है, चाहे आप चाय लो, चाहे कॉफ़ी लो, चाहे दूध लो, तो हम टोटल इनटेक देखते हैं कि हमें कितना उसमें जाना है। तो अगर हम वाटर एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमें वही कम करना होता है। और जहाँ तक कि वाटर इनटेक की बात है, हमें एक दिन में बिल्कुल कैलकुलेटेड वाटर इनटेक होता है। वाटर इनटेक इज़ लाइक कि पूरे दिन का लिक्विड्स कितने जा रहे हैं, तो उस केस में हमें ना रेगुलेटेड वाटर इनटेक देना होता है पूरे दिन में कि हमें 8 ग्लास पानी देना है, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से कितना पानी जा रहा है, कि हमें जूस देना है, कि हमें आपको चाय देनी है, कि ग्रीन टी पिलानी है, कि टोटल नॉर्मल वाटर देना है। तो सॉल्ट एंड वाटर कम होना चाहिए।
पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेननेस अगर हम बिल्कुल अपना कम कर देंगे तो उससे धीरे धीरे ब्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई अगर रूटीन में एब्स बना रहे हैं तो इससे बेटर यही होता है कि आप अपना डिनर्स अर्ली कर लीजिए। आप अपना डिनर्स अपना 7:30 तक वाइंड अप कर दीजिए ताकि उसके बाद आपकी बॉडी में कोई सॉल्ट ना जाए। जबकि यूजुअली हमारे पैटर्न में लेट डिनर ईटिंग होती है, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी वर्कआउट या रिजल्ट्स देखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वाटर बहुत कम नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट डायरेक्ट बॉडी पे डेफिनेटली आते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉडी में सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें हमेशा टोटल इनटेक ऑफ द डे कैलकुलेट करके देना होता है। तो ये तो बात थी वाटर इनटेक की। अगर हम सॉल्ट इनटेक की बात करें तो हम कितना सॉल्ट ले सकते हैं और किस अमाउंट में या किस फॉर्म में हम सॉल्ट को इनटेक कर सकते हैं, वो भी ज़रा डिटेल में बताएं। पूनम, हमें सॉल्ट इनटेक काफ़ी कंट्रोल्ड होता है पूरे दिन में। हमें ये देखना होता है कि हर चीज़ में कितना सॉल्ट जा रहा है। एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना होता। जो यूजुअल सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप करिए कुकिंग में, पर एक्सेस सॉल्ट जैसे आपके पिकल्स हो गए, चटनीज़ हो गए, पापड़ हो गए, इनको आप ना लीजिए। ऊपर से आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालिए कि जो आपने जैसे फ्रूट कट किया या सैलड कट किया तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है जो हम डालते हैं वो ना डालें। एंड जैसे सॉसेस हो गई, ड्रेसिंग्स हो गई, ये हमें अवॉइड करना होता है। तो अगर हम ये एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करते हैं तो विच इज़ गुड इनफ, उतने से आपके नॉर्मल सॉल्ट, यूजुअल सॉल्ट से काम चल जाता है। ओके। और जो मार्केट में फ़ैट कटर्स काफ़ी आजकल आ गए हैं, और फ़ैट कटर्स देखा जाए तो एक बहुत ही इजी तरीका है फ़ैट को कम करने का। तो वो हमें बताइए किस लेवल में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, या उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या थोड़े बहुत अमाउंट में कभी कभी चीट कोड की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फैट कटर्स का रोल एक अलग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में होना चाहिए। आइडली वी शुड नॉट यूज़ देम डेली के लिए। जैसे अब नॉर्मली क्या होता है, ब्राइड्स जिनकी शादी होने वाली होती है, दे आर लाइक कि फटाफट हमारा वेट कम हो जाए तो फैट कटर्स यूज़ कर लें। या जिम में जो लड़के या लड़कियां जा रहे होते हैं जिनको अपनी बॉडी प्रॉपर शेपिंग में लानी होती है एंड दे आर ओवरवेट बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, तो उनका हमेशा एक सजेस्ट किया जाता है कि आप फैट कटर्स ले लीजिए ताकि आपके फैट बर्नर्स ले लीजिए जिसको हम बोलते हैं, आप ज़्यादा जल्दी आपका फैट कट होगा। बट उनको हमेशा हमें एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या एक न्यूट्रिशनिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही लेना चाहिए, क्योंकि हर फैट बर्नर का एक साइड इफ़ेक्ट बॉडी में हो सकता है। तो अगर, और एक लिमिटेड पीरियड ही है जिसके लिए आप वो ले सकते हैं, मे बी लाइक फॉर अ मंथ और 2 जिसमें आप वो ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप फैट बर्नर्स वगैरह आप कंटिन्यूस 6 मंथ्स पीरियड के लिए लेते रहें। मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, पर कभी कभी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर लेना है तो आप ले लीजिए। अच्छा, और जो कुछ लोग हैं जो फैट कटर्स बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई नेचुरल ऑप्शंस हैं जो आप हमें बताएं कि ठीक है आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इन चीज़ों से जो है अपना फैट या ब्लॉटिंग जो है वो आप एकदम रोक सकते हैं, तो ऐसी कुछ हमें ऑप्शंस आप ज़रूर दें। बिल्कुल, डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट फैट कटर्स नहीं बोलते, पर वो आपकी बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, उन सबको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपका धीरे धीरे मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है। तो उन चीज़ों में आती हैं, एक लेमन आता है, जैसे आप नींबू पानी प्लेन लीजिए अगर, तो हॉट लेमन वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गई। ग्रीन टी कैन बी लाइक जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, तुलसी टी, वो कोई भी टी हो, बट विदाउट शुगर, विदाउट हनी। और कुछ एक वाटर्स होते हैं जैसे हम जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, सिनेमन वाटर्स, ये वाटर्स आते हैं, इनकी अलग अलग रेसिपी है, हाउ टू प्रिपेयर दिस। और डॉक्टर नेहा, ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा जो फैट है, स्टमक का फैट है, वो ना बढ़े? बेसिकली फूड ग्रुप्स में देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए। यूजुअली रात में हमें थोड़ी सी दालें अवॉइड करनी चाहिए, राइस प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, एंड रूटीन में आप पोटैटोज़ जो हैं वो अपनी रूटीन की डाइट में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही ले सकते हैं। आप राइस आप डेली अगर लेंगे तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली फैट बढ़ेगा। और शुगर इनटेक हमें बिल्कुल अपना कैलकुलेटेड लेना चाहिए, बिकॉज हर फूड प्रोडक्ट में एक इंडिविजुअल शुगर है और ऊपर से एक विजिबल शुगर जो हम चाय या कॉफ़ी में डालते हैं वो हमें देखनी चाहिए। और फ्राइड फूड्स एक सबसे पहले हम बोलते हैं फ्राइड एंड जंक फूड्स, वो अगर आपने लेने हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में वो वंस अ वीक ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर हम डेली कोई ना कोई एक फ्राइड फूड आइटम में रख रहे हैं तो
फैट या वेट को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो देर आर थिंग्स लाइक जितनी भी ये कैंडीज़ हैं आपकी, या आप कह लो कि एक्सेसिव फॉर्म ऑफ चूरन्स हैं, और जितनी आप चिप्स एंड अदर थिंग्स, हाँ चिप्स हैं, या आप एड ऑन जिनको हम बोलते हैं कि आप ऐड करते हैं, या डिप्स हो गई आपके, Okay. पापड्स हो गए, ये सब सबसे पहले हमें अपनी कट करनी चाहिए, देना ताकि आपके ये एक्सेसिव कैलोरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, वो अगर हम लेंगे तो हमारा वेट मैनेज करना, या कह लीजिए कि स्टमक बढ़ना फिट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर नेहा, मैं आपकी अभी जैसे आपने बताया दाल, मैंने अभी सुना, तो दाल देखा जाए तो इंडियन अगर सोसाइटी में हम देखते हैं या इंडियन कल्चर में दाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शाम को दाल बनना रूटीन है। या इट्स कंपल्सरी एक्चुअली। तो दालों से कैसे इफेक्ट हो जाता है, और दालों को तो नहीं, अवॉइड करने के, अगर हम दाल अवॉइड करते हैं तो शाम को क्या चीज़ें ले सकते हैं? नहीं, दालें हमें अवॉइड नहीं करनी डाइट में, हमें दालें डेली चलनी चाहिए डाइट में, या कह लीजिए कि दालें होनी चाहिए डाइट में, पर वो हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि वो आप लंच टाइम में लीजिए दालें। मतलब रात को प्रोटीन एकदम अवॉइड करना चाहिए? नहीं, रात को प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवॉइड नहीं करना होता, पर दालों की वजह से काफ़ी लोगों को रात में वाटर रिटेंशन या कह लीजिए ब्लोटिंग काफ़ी होती है। ओके। तो वो ओवरनाइट फील करते हैं, जैसे टिपिकल जो थायराइड पेशेंट्स हैं या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम ज़्यादा बोलते हैं कि वो आप रात में अपनी दालों का इंटेक कम कम करें कर दीजिए। एंड वेजिटेबल्स लीजिए। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर नेहा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपनी डेली डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से चेंजेस करके फिट रह सकते हैं। दोस्तों फिट रहना बेहद ज़रूरी है, सुंदर दिखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी फिट रहना है। थैंक यू डॉक्टर नेहा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है कोई आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वैद्य विराज जी के पास। नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। और आज का हमारा विषय है तिल। तिल को आप सभी भली भांति जानते हैं। तिल को हम अपनी रसोई में निश्चित रूप से प्रयोग आज हम करते हैं, और सर्दी के अंदर तो बहुत प्रकार से तिल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। तिल हमारे सभी प्रकार के 80 जो वात रोग हैं उन सब को दूर करता है हमारे शरीर के अंदर से। जो गठिया है, जो किसी प्रकार का अन्य कोई दर्द है, जो 80 प्रकार के वात रोग जो जिनको हम कहेंगे, उन सब को अकेला मात्र तिल हमारे शरीर से निश्चित रूप से दूर करता है। हमें अगर कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर कमी है, तो अकेला तिल उस कमी को पूर्ण करने में सक्षम है। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्राधिक्य की समस्या है, जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार रात्रि को उठना पड़ता है या दिन में भी कई बार जाना पड़ता है, वो भी एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी मूत्राधिक्य की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्रशैया रोग है, अर्थात वो जो रात्रि को अपने बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, वो भाई बहन भी तिल के लड्डू बना करके एक एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ वो लें, तो निश्चित रूप से उनकी यह बहुत बड़ी जो एक समस्या है ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ तिल हृदय है, अर्थात हृदयगत जिन भाई बहनों को, जिन बुजुर्गों को कोई समस्या है, तो उनका तिल का वो प्रयोग करके अपनी समस्त हृदयगत समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्राणुवर्धक भी हमारा ये तिल है। जिन भाई बहनों को शुक्रगत कोई समस्या है, या स्पर्म काउंट कम है, या नील है, या लेडीज़ के अंदर एग नहीं बनता, या अन्य कोई लेडीज़ प्रॉब्लम अगर उनको है, तो वो भी तिल का प्रयोग करके, वो बहनें, वो भाई बहन सब एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी इन सब समस्याओं को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, तिल हमारा पचने में बहुत भारी होता है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिनको गैस्ट्रिक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, अर्थात कब्ज़ की समस्या है, वो भाई बहन तिल का प्रयोग जब तक ना करें जब तक उनका पेट स्वस्थ नहीं हो जाता। तो हमने बताया तिल बहुत ही गुणों की खान है, और विशेषकर सर्दी में इसका सभी भाई बहन प्रयोग करें तो हम निश्चित रूप से बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। So you just saw the importance of salt and water in the human body. And now we move to let you know what is happening in the world of sports, and it is important in many ways. So today 2006 लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने
पहले विकेट के लिए भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी यानी 410 रन की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई थी। हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में आज का दिन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैफ़े आपको विदित कराता है कि आज क्या होगा खेलों की दुनिया में, क्या कई नए रिकॉर्ड कायम होंगे या कई नए रिकॉर्ड टूटेंगे। तो आप देख सकते हैं खेलों में आज खास क्या है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू हो रहा है, प्रो रेसलिंग का दूसरा चरण, और उसी के साथ कश्यप चोट के कारण 3 महीने के लिए बैडमिंटन के खेल से बाहर। प्रो रेसलिंग लीग का दूसरा संस्करण 2017, एनसीआर पंजाब रॉयल्स और हरियाणा हैमर्स के बीच, और जैसा कि मैंने कहा कश्यप चोट के कारण बाहर हैं 3 महीने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं चंद्रशेखर लूथरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज इंडीड अ मैग्निफिसेंट डे फॉर अस टू हैव यू इन द स्टूडियोज ऑफ दूरदर्शन। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। फेसबुक में दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर हैंडल है DD स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब में देख सकते हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और इंस्टा में DD.sports। और इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स कैफ़े का ये संस्करण अब समाप्त हो रहा है। इजाज़त दीजिए। दिस इज राजेश तिवारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ दूरदर्शन।